प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड के गणित के सवाल। तो देखिए, कुछ दिनों से गणित के वीडियोस नहीं आ रहे हैं। शायद आप लोग की भी परेशान होंगे कि गणित के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो पेन टैब है वो ख़राब हो गया था, जिस कारण वीडियोज़ हम लोग नहीं बना पा रहे थे मैथ के। ठीक है, तो अब जो है ये सही हो चुका है बिल्कुल, और मैथ के वीडियोज़ रेगुलर आएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए रेगुलर वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सवाल को। तो देखिएगा, आज का पहला सवाल क्या है। दुकानदार गोपाल ने 1200 रुपये में कुर्सी खरीदी, उस पर वह क्या मूल्य अंकित करे जिससे 16% छूट देने पर भी उसे 12% का लाभ हो। तो देखिए क्या बोला है कि 1200 रुपये का कुर्सी है और उसमें 12% का लाभ भी चाहिए और साथ ही 16% छूट भी देना है। तो क्या निकालना है कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, पहले मान लेते हैं कि 1200 जो रुपये है, तो इसमें हमें कितना का मतलब लाभ चाहिए, तो 12% का लाभ चाहिए। 1200 में अगर 12% का लाभ चाहिए तो 1200 का अगर 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा 144। यानी हमें 1200 में 144 का लाभ चाहिए। तो 1200 तो उसका जो है क्रय मूल्य है और इसमें हमें लाभ चाहिए 144 का, तो जोड़ देंगे यानी इसमें हो जाएगा 1344। इससे हमें बेचना पड़ेगा 1344 रुपये में। लेकिन बोला है कि 16% छूट भी देना है। तो मान लेते हैं इसका एमआरपी क्या है। इसका एमआरपी है 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया है, और अगर हम 16% छूट देते हैं तो इसका दाम कितना हो जाता है, 84 रुपया हो जाता है। ठीक है, 100 रुपये एमआरपी में इसका दाम कितना हो जाता है, 84 रुपया हो जाता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो 84 रुपये का ही मान हमें दिया हुआ है। 84 रुपये का मान हमें दिया हुआ है, यानी जिस दाम पर हमें बेचना है उसका मान कितना दिया हुआ है, 1344 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1344 को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना गुना है, तो यह बिल्कुल कितने गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। अगर आप देखेंगे उसको तो 16 गुना हो जाता है। उसी प्रकार से हमें एमआरपी जो हमने 100 माना था, इसका भी क्या कर देंगे, 16 गुना कर देंगे। तो 100 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। यानी 1600 रुपये में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका एमआरपी रखना पड़ेगा 1600 रुपया, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि 6.5% वार्षिक दर से कुछ रुपए 2 वर्षों के लिए दिए गए, जिसका साधारण ब्याज 5200 मिला। यदि वह राशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती तो क्या ब्याज मिलता। देखिए, 6.5% का दर है, 2 वर्षों के लिए दिया गया है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6.5 गुना 2 वर्षों के लिए, यानी कि 13% का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 13% ब्याज देना है और 13% का ही मान दिया हुआ है कि ब्याज जो है वो कितना है, तो 5200 है। 13% का मान 5200 है, तो हमारा मूलधन कितना होता है, तो मूलधन होता है 100%। 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये कितना गुना है, यहाँ आप देखिएगा तो कुल है 400 गुना। कितना गुना है, 400 गुना। तो 100 का भी जब हम 400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 40,000 जो है हमारा मूलधन है। तो 40,000 में सेम दर और सेम समय के लिए हमारा कितना ब्याज बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दर है वो है 6.5% का, और यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो और आ जाएगा। यानी आ गया 65/1000। इसको अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आता है 13, और ये यहाँ पे कितना आता है 200। यानी कितना आ गया, 13/200 आ गया। यानी कि इसका क्या मतलब है कि 200 रुपये में 13 रुपये का ब्याज देना होगा 1 साल के लिए। तो हम मिश्र धन अगर याद करें तो मिश्र धन हो जाएगा 213/200। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन में जो ब्याज जोड़ देते हैं वो मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन 2 वर्षों के लिए है, तो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4, 5, 3, 6, 9 इतना हो जाएगा। और नीचे में जो 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 40,000 हो जाएगा। अगर 40,000 मूलधन है तो इसमें कितना का ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज देखिए कितना का हो जाएगा, 5,369। ठीक है, चूँकि मिश्र धन है 40,000 और मूलधन है 40,000 और मिश्र धन हो गया 45,369, तो ब्याज कितना का बन रहा है, 5,369 का बन रहा है। ये ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इतना रुपये का ब्याज देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, एक
वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या है। तो देखिए एक वर्ग है, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए वर्ग बनाएंगे इस तरह से, हाँ देखिए बिल्कुल ये वर्ग हो गया। तो इस वर्ग में क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर, इस तरह से सारी भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि इसके विकर्ण पर क्या बना है, तो विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ। तो देखिए ये जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, इस विकर्ण को क्या मान के, तो आधार मान के एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो देखिए विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो विकर्ण की लंबाई होगी वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो भुजा इंटू √2। तो यहाँ पे भुजा है 5 और इसको कर देंगे √2, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। इस तरह से अगर समबाहु त्रिभुज का हम भुजा देखें, समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा देखें, भुजा तो वो कितना हो गया, वह वर्ग के विकर्ण के बराबर हो गया। तो वर्ग का विकर्ण हो गया 5√2, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया। तो इसका अगर परिमिति ज्ञात करेंगे, तो परिमिति क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3 गुना भुजा, और भुजा है इसका 5√2। तो जब गुना करेंगे 5 या 15, 15√2 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है, तो बिल्कुल ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण DB इसकी एक भुजा के बराबर है, तो कोण A का मान क्या है। देखिए ABCD का एक विकर्ण क्या दिया हुआ है, DB। ये DB बोला है कि इसकी एक भुजा के बराबर है। चूंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा जो है और ये भुजा आपस में बराबर है, और बोला कि विकर्ण जो है ये भी एक भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, तो बोला है कि कोण A का मान क्या होगा। यहाँ पे जो कोण A है इसका मान क्या होगा। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 6 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 निकाला जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए 6 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, तो 6 संख्याओं का माध्य 15 है। मान लेते हैं ये भी 15 है, ये भी 15 है, 15 है, 15 है, 15 है और 15 है। इस तरह से 6 संख्या है, माध्य 15 है, इसका मतलब सारी संख्याओं को हम लोग 15 मान लेते हैं। चूंकि इसका जो योगफल होगा वो 90 होगा। तो प्रत्येक में से अगर 2 घटा दें, क्या कर दें, 2 निकाल दें, तो इसमें से 2 निकालेंगे 13 हो जाएगा, इसमें से भी 2 निकालेंगे 13, इसमें से भी 2 निकालेंगे 13। इस तरह से सारे में से अगर 2 निकाल देंगे तो 13 हो जाएगा। और जब सारी संख्याएं 13 होंगी तो इसका माध्य भी कितना होगा, 13 हो जाएगा। इसका माध्य क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी सही आंसर देखिए तो ऑप्शन 1 में है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए 6 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 निकाल दिया जाए। देखिए सेम सवाल आया है, बिल्कुल यहाँ पे वही सवाल जो है दोबारा यहाँ पे आ गया है। तो देखिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सुरेंद्र अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है, वह उस रुपये को 4 वर्षों बाद 5% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से लौटाने के लिए सहमत होता है, वो कितनी राशि का भुगतान करेगा। देखिए 400 रुपये उधार लेता है और 4 वर्षों बाद 5% के दर से लौटाता है। तो 5% के दर से 4 वर्षों का कितना हो जाएगा, तो 5% गुना कर देंगे 4 वर्षों के लिए, तो कितना देना होगा, 20% देना होगा उसको एक्स्ट्रा। 400 जो है उधार लिया है उसमें से 20% एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 400 का कितना देना होगा, तो 120% देना होगा, ठीक है। चूंकि कोई भी जो राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा देंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 120% देना पड़ेगा। तो परसेंटेज का जो ही चिन्ह हटेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 120। तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 480 रुपये, ठीक है। कितना लौटाना पड़ेगा, 480 रुपये लौटाना पड़ेगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में है, बिल्कुल ये जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोगों को पसंद आ रही वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह के सवालों को बनाने में। तो देखिए अगला सवाल है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये की दर से बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ
और दूसरे घड़ी पर 10% की हानि होती है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। देखिए इस तरह के सवालों में आपको जो भी यहाँ पे दर दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे आपको सामान का मूल्य दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस ये देखना है कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ जो हुआ है वो 10% का हुआ है, ठीक है। और हानि भी कितना हुआ है, हानि भी 10% का हुआ है। तो हानि भी 10% का हुआ है। तो इसमें हम लोग समतुल्य इसका निकाल लेते हैं। तो समतुल्य निकालने के लिए क्या होता है, जब भी हमें इस तरह का लाभ या हानि दिया हुआ है तो हम समतुल्य निकालते हैं। फॉर्मूला है होता है a प्लस बी और प्लस ए बी बटे में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो ये जो है हम लाभ को मान लेते हैं। तो लाभ है 10% का, ए की जगह में 10 लिखेंगे और बी की जगह में लिखेंगे 10, लेकिन ये हानि है तो -10 करेंगे और प्लस यहाँ पे ए बी बटे 10 करेंगे। तो ए का मान, लाभ का मान 10 है और बी का मान लिखेंगे -10, चूँकि ये हानि है, और बटे में कर देंगे 100। देखिए ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये बचेगा सिर्फ। तो 10 और 10 का गुना करेंगे तो -100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -100 बटे में 100। जब इसको काटेंगे तो हम लोग कितना, इसका आंसर आएगा -1 आएगा। -1 का क्या मतलब हुआ कि -1% की, यानी -1% आने का मतलब हुआ कि 1% की हानि होगी। क्या होगी, 1% की हानि होगी। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 में है तो ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, उस राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 1200 रुपये है। देखिए साधारण ब्याज कितना है, तो 1200 रुपये है 3 वर्षों के लिए। तो चूंकि दर है 5% का और 3 वर्षों के लिए तो 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15%। और 15% का मान दिया हुआ है 1200। 15% का मान अगर 1200 दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे इसका कितना गुना है। तो अगर आप देखिएगा तो 15 8 120, यानी 8 और इसमें 0 यानी 80 गुना है। तो उसी तरह से अगर मूलधन ज्ञात करें तो ये होता है 100%। तो मूलधन में भी हम लोग क्या करते हैं, 80 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 जो है वो मूलधन है। अब इस मूलधन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट का बोला है, 5% का। तो 5% मतलब होता है 5/100। और इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ, 20 रुपये में 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 20 हो जाएगा मूलधन और मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। चूँकि ब्याज लगता है 20 में 1 तो 21 हो जाएगा। इस तरह से 3 साल का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस पर कर देंगे क्यूब। तो 21 का जो क्यूब होता है वो होता है 9261 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। इसका मतलब हुआ 8000 की धनराशि में मिश्र धन हो जाएगा 9261। तो मिश्र धन अगर हो जाएगा तो अगर हम ब्याज निकालें, ब्याज, तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 9261 में से जब 8000 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1261 रुपये का ब्याज बनेगा। तो इतना ही जो है ब्याज बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में है। बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों की उल्टा हो जाते हैं। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या बोला, 2 अंकों का गुणनफल 12 है। तो ऑप्शन के हिसाब से सवालों को सॉल्व करना है। किसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। आपको उलझना नहीं है सवाल में, बिल्कुल ऑप्शन में पहले जाना है। तो देखिए अगर हम पहला वाला लेते हैं ऑप्शन, तो इसमें 6 और 2 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसको भी अगर गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और इसको दोनों को गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा। और इन दोनों को गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 4 और ऑप्शन 3 तो होगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि ये पहला शर्त में ये फेल हो गया, ठीक है। दूसरा है कि यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो वो अंक जो है पलट जाते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 26 और इसमें जोड़ते हैं 36। तो देखिए कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 62। कितना हो जाता है, 62। तो देखिए 26 कितना हो गया, 62 हो गया। बिल्कुल जो है अंक पलट गया। तो पलट गया इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण CBE 45 डिग्री है तो कोण X क्या होगा। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसमें कोण
सी बी ई जो है ये वाला कोण, ये 45 डिग्री का है। तो बोला है ये जो कोण डी है इसका क्या मान होगा। तो देखिए ये 45 डिग्री है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 45 बन गया तो ये वाला कोण कितना बनेगा, तो ये वाला कोण इसका मतलब है कि 135 बनेगा। ठीक है, 135 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का जो कोण होगा वो सम्मुख कोण हो जाएगा, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो ये अगर x है तो ये और ये कितना है, 135, दोनों आपस में बराबर, तो x का मान 135 हो गया। ऑप्शन 1 में है, बिल्कुल ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमर ने 100 आम 50 रुपये में क्रय किया, मतलब खरीदा। इनमें से 4 आम सड़ा पाया और शेष आम 8.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 100 आम 50 रुपये में खरीदा, लेकिन 4 आम सड़ा हुआ निकल गया। इसका मतलब 96 आम ही कितने रुपये में खरीदा, तो 96 आम ही 50 रुपये में खरीदा। 50 रुपये में कितना आम खरीदा, 96 आम खरीदा। 96 में जो है वो कितना दर्जन है, अगर आप देखेंगे तो 96 को कर देते हैं 12 से भाग, तो 8 आता है। कितना आता है, यानी इसमें 8 दर्जन है। ठीक है, 8 दर्जन है और प्रति दर्जन 8.50 रुपये के दर से बेचा जाता है। तो 8 दर्जन को कितने रुपये में बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 8 गुना 8.5। जब इसको गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, यानी 68 रुपये में बेचा जाता है। देखिए 50 रुपये में खरीदा जाता है और कितने में बेचा जाता है, तो 68 रुपये में बेचा जाता है। कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए 18 का लाभ हो रहा है। कितने का, 18 का। और किस पर, तो 50 पर, यानी लाभ हमेशा जो है वो क्रय मूल्य पर होता है। और कर देंगे हम लोग क्या, 100 से 100% से गुना करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36%, यानी 36% का लाभ होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए जब भी आपको 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने बोले तो इसके अंतर का फॉर्मूला है डी बराबर होता है डिफरेंस, यानी अंतर का फॉर्मूला होता है P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, P का मतलब मूलधन है, तो यहाँ पे मूलधन है 400 और R का मान है 5, यानी दर है 5 बटे में 100 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 400, 5 से 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, ऊपर में बचा 1, यहाँ पे 20, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। जब इसको कैंसिल कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये, यानी डिफरेंस कितना आया, 1 रुपये का डिफरेंस आया। तो ऑप्शन 1 में है, बिल्कुल ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का 1.3 है तो p का मान क्या होगा। देखिए p ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 है। ठीक है, ये बहुपद है, इसका एक शून्यांक दिया हुआ है, यानी अगर p के जगह में x के जगह में अगर 3 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। तो देखिए 3 रखते हैं तो x के जगह में जहाँ भी x है वहाँ पे आप 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कर देंगे, p और इंटू 3 x का मान 3 कर देंगे प्लस 12 बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि है शून्यांक। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3p हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0। 12 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 और 21 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा -21। 3 से 21 कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में, तो p का मान आ जाएगा -7। -7 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, बिंदु 5 cos थीटा और 0 तथा 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दूरी जब भी हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो पहला वाला मान होता है x1 होता है, ये y1 होता है, उसी तरह से x2 होता है, ये y2 होता है। तो देखिए अब आगे इसको हल करते हैं तो x2 का मान 0 है और x1 का मान है 5 cos थीटा, तो इस पर कर देंगे स्क्वायर। उसी तरह से प्लस y2 का मान है 5 sin थीटा
और माइनस y1 का मान है 0, इस तरह से इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 0 में से जब -5 कोस थीटा घटेगा तो ये -5 कोस थीटा बचेगा और इस पर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25 कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पे 5 साइन थीटा में से 0 खत्म तो 5 साइन थीटा बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोनों में 25 कॉमन कर लेते हैं तो 25 जब कॉमन आ जाता है तो बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब आगे इसको हल करते हैं तो 25 जो है वो वर्गमूल से बाहर निकल के हो जाता है 5 और वर्गमूल के अंदर जो रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाता है 1। तो √1 यानी कि 5 ही इसका आंसर हो जाता है। 5√1 मतलब 1 हो जाता है इसका सही आंसर। सॉरी 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 इकाई जो है इसकी बीच की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन ए में है तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक घन के सभी 6 फलक होते हैं। देखिए मान लेते हैं घन है, घन कैसा होता है तो इस तरह का, इसमें कई सारे वर्ग होते हैं, ठीक है। और दूसरा घन लेते हैं तो देखिए दूसरा घन हो जाएगा इस तरह का, ये 2 घन है। और इन दोनों घनों में क्या होता है तो देखिए सॉरी यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे तो देखिए ये वाला भुजा इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा और इसी तरह से जो ये वाला भुजा इससे मिलेगा और ये वाला भुजा इससे मिलेगा। तो ये जो घन हुआ इसमें ये जो साइड होते हैं यानी कि इस तरफ से एक साइड है, एक ऊपर से एक साइड है, एक उधर से है, ठीक है, एक इधर से है, एक इधर से है और एक नीचे से है। तो इस तरह से इसके 6 फलक माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो 6 फलक होते हैं ये आकार में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं इसके फलक। अगला सवाल है 5, यहाँ पे सवाल है कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या है। लॉसो मतलब एलसीएम और मोसो मतलब एलसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम इनमें बड़ा संख्या कौन है, 20 है, ठीक है। तो 20 इन दोनों के पहाड़ा में 20 नहीं आता है तो 20 को डबल कर देंगे हो जाएगा 40, फिर भी इन दोनों के पहाड़ा में नहीं आएगा तो 20 को कर देते हैं 3 गुना यानी 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 जो है 5 का भी पारा में आएगा, 15 का भी पारा में आएगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। उसी तरह से अगर इसका एचसीएफ देखें तो ये तीनों संख्याएं 5 से कट जाती है, ठीक है। 5 जो हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 12 और अनुपात 1 आया, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन दोनों का अनुपात। अगला सवाल है, यदि बिंदु 7y(x-6 9 10) द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र 6 और 3 है तो x और y का मान क्या होगा। देखिए केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है और भुजाओं का भी निर्देशांक, यानी किसका, तो त्रिभुज के शीर्षों का भी निर्देशांक दिया गया है। जब भी आपको केंद्र का निर्देशांक निकालना है तो केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इसी तरह से x1 का मान है 7, x2 का मान है x और उसी तरह से x3 का मान है 9 और बटे में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो देखिए ये जो x है ये केंद्रक वाला है तो केंद्रक में x की जगह में मान है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और 9 7 16 प्लस x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3। ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 16 प्लस x। तो देखिए ये 16 जब इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए x के मान से ही हम यहाँ पे ऑप्शन को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें x का मान 2 नहीं है, इसमें x का मान 2 है, इसमें x का मान 5 है। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है x का मान 2 है तो आप x का ही मान निकाल के आप ऑप्शन का पता कर सकते हैं, y का मान आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरह से अनंत तक जा रहा है तो इसका मान क्या होगा। देखिए जब भी आपको इस तरह के सवाल दिए हुए रहते हैं तो आपको रूट के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पे 6 है तो 6 का आपको ऐसा टुकड़ा करना है 2, ठीक है, कि उनके बीच का अंतर 1 हो। तो अंतर 1 कैसे होगा, जब 2 और 3 हम इसको करेंगे तो 2 तिया 6 भी होता है और इसके अंतर, इसका अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में से बड़े वाले संख्या को लेना है आपको, क्या किसको लेना है, बड़े वाले संख्या को लेना है, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन जब प्लस रहेगा, यानी इन सब के बीच में प्लस रहेगा तब आपको बड़ा संख्या लेना है, लेकिन अगर इन सब के बीच में माइनस रह गया, क्या रह गया,
माइनस रह गया, तब इस स्थिति में आपको छोटा वाला संख्या लेना है। बिल्कुल क्लियर हो गया। वहीं पे अगर आपको सवाल इस तरह के देखने को मिल जाते हैं कि √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, ठीक है, इस तरह से जब अनंत तक सवाल आपको दे देते हैं तो इस तरह के सवालों में आपका जो आंसर होता है, जो इसका मान होता है, वो अंदर वाली ही संख्या होती है। क्या होती है? अंदर वाली संख्या। इस स्थिति में मान हो जाएगा 6। तो बिल्कुल आपको ये तीनों स्थिति ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा गया। यदि दुकानदार 16% के अकेले बट्टा की घोषणा करे तो उससे होने वाली हानि क्या होगी? देखिए, दुकानदार क्या बोलता है कि वह 16% का एकल बट्टा देगा, यानी एक बार में बट्टा देगा, और वहीं अगर वो क्रमिक बट्टा देता है तो फिर इसमें क्या हानि होती है। ठीक है, तो जब क्रमिक बट्टा देगा तो 8% का बट्टा, फिर 8% का बट्टा, और समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे तो 8 गुना 8 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, 8 + 8 हो जाएगा 16, और माइनस यहाँ पे 64 बटे में हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - 0.64। इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 15.36% हो जाएगा। यानी ये जो है समतुल्य बट्टा होगा जब हम 8% के 2 अलग अलग बट्टे देंगे। तो इस तरह से एकल बट्टा में 16% बट्टा यहाँ पे देना होगा, और इस तरह से बट्टा में आपको क्या देना पड़ेगा तो 15.36% का बट्टा देना पड़ेगा। तो बट्टा में अगर अंतर आप देख रहे हैं तो अंतर कितने का आ रहा है? 0.64% का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी इतने रुपए का, इतने % का नुकसान होगा। कितने में होगा तो 400 में होगा। ठीक है, अंकित मूल्य में होगा। अंकित मूल्य 400 का 0.64% निकालते हैं तो परसेंटेज के लिए नीचे में कर देंगे 100, और यहाँ जब पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ भी आ जाएगा 100। इस तरह से ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल। ठीक है, और 4 से कट जाएगा 100 तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो ऊपर में आ गया 64 और नीचे में आ गया 25। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.56 रुपये। कितना आएगा? 2.56 रुपये आएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक हमारे इस सेशन के सवाल एंड हैं। यानी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यहाँ से आपको हर हाल में सवाल पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड में। तो आपको अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके गणित के सवाल को हल करने के लिए कम से कम समय में हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।